और अर्लियर हिस्ट्री में जो डेट्स का मतलब ही हिस्ट्री हुआ करता था, हिस्ट्री इक्वल्स टू डेट। आज के टाइम पे भी आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है यार कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट है। और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हमें फाइंड करना है कि कैसे कोई भी चीज़ पास्ट में हुआ करती थी और कैसे ये चीज़ें चेंज हो रही थी टाइम के हिसाब से। पहली वाली हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं हमें डेट्स के बाद एक और चीज़ आ जाती है जिसका मतलब है जो है बैटल्स, कि कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, कैसे बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जैसे कि कब राजा कोई बनता है, कब उसकी शादी होती है, कब उसके यहाँ बच्चे होते हैं। तो हमें लगता है कि यार हिस्ट्री का कहीं ना कहीं यही मतलब है। उसके बाद कैसे उसने कोई लड़ाई लड़ी और जब कैसे वो मर गया और उसके मरने के बाद कौन सा उसको सक्सीड करता है, उसके थ्रोन पे आकर के कौन बैठता है दूसरा। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि क्या हुआ, बट ये ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हाउ थिंग्स हैपन, एक चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपन। बल्कि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कब ये चीज़ें हुई। आपको डेट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वाई मिलेगा कि ये वाई की मतलब ये चीज़ क्यों हुई, अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होता। अब जब पुरानी हिस्ट्री की बात आती है, हम सुनते हैं डेट्स इंपॉर्टेंट है तो हम सोचते हैं कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती, तो कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट। द डेट वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। हम उसी डेट को इंपॉर्टेंट मानते हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब हर दिन आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, लेकिन आपका जो बर्थ डे होता है उसको आप उस डेट को आप स्पेशली सेलिब्रेट करते हो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो डेट आपको याद रहती है। बाकी आप साल के 365 दिन अपनी ज़िंदगी को जीते हो तो वो आपको ज़्यादातर याद नहीं रहता, लेकिन बर्थडे के दिन आपके साथ क्या हुआ वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इसी तरीके से जो भी डेट, जिस भी डेट में कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो डेट हमें याद रहती है। ठीक है, तो वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। जैसे हम लोग इंसान हैं तो हम लोगों की लाइफ को भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा एक चाइल्डहुड होता है, उसके बाद हमारी एक यंग स्टेज होती है ये वाली, उसके बाद हमारी ओल्ड एज होती है। तो हमने अपनी लाइफ को पीरियडाइज कर दिया, टाइम के हिसाब से चेंज कर दिया। इसी तरीके से हिस्ट्री को भी पीरियडाइज किया गया। हिस्टोरियन ने इसको पीरियडाइज किया, अलग अलग पीरियड्स में इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन की, तो हम समझते हैं ब्रिटिशर्स ने इसको कैसे क्लासीफाई किया और कौन सा वो ब्रिटिशर था जिसने सबसे पहले इसको क्लासीफाई किया। तो एक इंसान का नाम आता है सबसे पहले जिसका नाम था जेम्स मिल। एक्चुअली में ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलासफर हुआ करते थे। इन्होंने किताब लिखी जिस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 हिस्सों में, एक हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। यानी इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसको इन्होंने हिंदू से डोनेट किया, ओके, डिनोट किया, और मुस्लिम्स वाले को मेडिवल पीरियड मुस्लिम से डिनोट किया, और जो ब्रिटिश वाला पीरियड है हमारा ये मॉडर्न पीरियड था, इसको इन्होंने मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिशर पीरियड कहा। अब मिल के हिसाब से मिल एक और चीज़ कहते थे, वो कहते थे कि जो भी सारी एशियन सोसाइटीज़ हैं, एशिया में जो भी सोसाइटीज़ हुई है आज तक, वो हमेशा लोअर लेवल पे थी सिविलाइजेशन में यूरोप के हिसाब से। इसी के साथ साथ एक और क्लासिफिकेशन की गई इंडियन हिस्ट्री की। इस क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री को 3 हिस्सों में भी डिवाइड किया गया, और ये हिस्से हुआ थे कौन कौन से, एंशियंट, हमारा मेडिवल और मॉडर्न। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जेम्स मिल ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन की गई उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के नाम पे। अब हिस्टोरियन ने इस बाद में कहा कि जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की है या तुम लोगों ने की है ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट लाए गए हैं पीरियडाइजेशन के, ये ब्रिटिश से लिए गए हैं। ये वहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न से एसोसिएट है। वेस्टर्न से कैसे एसोसिएट है कि ये जो टॉपिक हम मॉडर्नाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं या मेडिवल का यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न तो हमने उनसे लिया क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि जो साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी और लिबर्टी वाला इरा हम उसे मॉडर्न कहेंगे, और जहाँ भी ये चीज़ें नहीं थी उसे हम मेडिवल इरा कहेंगे। तो इसी के बेसिस पे आपने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, एक को मॉडर्न कह दिया और एक को मिडिवल कह दिया। तो इट मीन्स टू से कि ये हमारा कहीं ना कहीं फिर से ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड। अब एक और डिवीज़न की गई जिसमें ब्रिटिशर्स का जो पीरियड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जेम्स मिल ने ब्रिटिशर पीरियड को मॉडर्न पीरियड बोला था, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिशर पीरियड को मॉडर्न पीरियड नहीं बोला, बल्कि इसे कलोनियल पीरियड बोला। अब समझने की ज़रूरत यह है कि कलोनियल क्या होता है, कलोनियलिज्म किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कलोनियल किसको कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये, इसको इसलिए कहा गया कि पीपल जो है इस टाइम पे उन्हें इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, ना ही फ्रीडम ना ही लिबर्टी, और कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हुआ करती थी इंडियंस की। तो इसलिए इसको कलोनियल पीरियड बोला गया। कलोनियल होता क्या है कि ब्रिटिश इंडिया में आए थे, उन्होंने कंकर किया कंट्री को, इंडिया को, और अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ के लोकल जो नवाब्स हुआ करते थे या राजा थे उनको हरा दिया। ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ की इकॉनमी पे, सोसाइटी पे, और यहाँ का रेवेन्यू इकट्ठा किया, और जितने भी अपने उनके खर्चे होते थे वो यहाँ के पैसे से वो अपने पूरे करते रहे अपने शौक। और उसके बाद जो भी उन्हें सामान मिलता उसे वो यहाँ से लोअर प्राइसेस में ले जाते अपने वहाँ पे, और फाइनली वहाँ पे जा कर के उसे बेचते।
British rule brought about in values and taste and custom and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the progress as a colonization. हम इस पीरियड को colonization बोलते हैं। अगला था हम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं, ये अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी नो। तो अब हिस्टोरियन जो है यूज़ करते हैं वेरियस सोर्सेज को। अब हम हिस्ट्री के बारे में, इन पुरानी चीज़ों के बारे में जानते कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि पुराने टाइम में ऐसा हुआ, एंशिएंट टाइम में ऐसा हुआ, और हम हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं। तो हिस्टोरियन के पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसके बारे में, जिससे वो इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि राइटिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया लास्ट 250 साल के उनके पास जो भी लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड्स भी होते हैं उनके पास, ठीक है, प्रोड्यूसेस जो होते हैं उनके पास। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, जैसे हमारे डीएम का ऑफिस होता है जिसको हम नॉर्मली डीसी ऑफिस बोलते हैं, तहसीलदार रेवेन्यू, कहीं पे जाते हो आप, तो आप देखते हो वहाँ पे आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उन लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड होंगे, या कुछ भी जो भी लिखत में कोई भी चीज़ें होती है, कोई ऑर्डर पब्लिश कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं हम लोग, वो हमेशा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बन के रह जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रिकॉर्ड्स थे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर द इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हिस्टोरियन के। हिस्टोरियन इनको पढ़ते और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आज से 250 साल पहले क्या हुआ होगा। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी या कुछ भी जो डिसीजन लेते थे, एग्रीमेंट करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, इसको ये ब्रिटिशर लिख लेते थे, और फिर एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पे हुआ करता था। ब्रिटिश ने सेटअप किया रिकॉर्ड रूम्स, उन्होंने आके यहाँ पे रिकॉर्ड रूम्स बनाए अपने सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन के साथ। वो फील करते थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेटर नीड टू बी केयरफुल और प्रिजर्व। और बाद में उन्होंने इनको अच्छे तरीके से संभाल के रखा, प्रिजर्व करके रखा, क्योंकि वो ये मानते थे कि नेक्स्ट जनरेशन को इससे बहुत फ़ायदा होगा। उन्हें ज़्यादा खुद समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे वो हमारे ये रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तो उन्हें हमारे सारी पॉलिसियों के बारे में पता चल जाएगा। तो हिस्टोरियंस ने भी इसी का फ़ायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे, द ब्रिटिशर बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नाउन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि अगर हमें कहीं पे भी रूल करना है तो उससे पहले हमें उस कंट्री को जानना पड़ेगा। अब जो भी रूलर आकर के यहाँ रूल करता था, जिसे भी जो चीज़ समझ में आती थी इस कंट्री के बारे में, वो कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख लेता था और वो नोट डाउन करके उसकी बुक बना देता था। इस सारी बुक को वो लोग रीडिंग रूम में रखते थे, रिकॉर्ड रूम में रख लेते थे, और उस रिकॉर्ड रूम में जा करके जब वो लोग बाद में हिस्टोरियन स्टडी करते हैं तो वहाँ से वो बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप ऑफ द इंटायर कंट्री। तो 19th सेंचुरी में अब बहुत बड़े बड़े सर्वे किए गए उस पूरी कंट्री के बारे में। विलेजेस में क्या हुआ, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी। विलेज में भी सर्वेज किए गए, रेवेन्यू सर्वे किए, जाके वो देख पाए कि विलेजेस की टोपोग्राफी कैसी है, यानी वहाँ की लोकेशंस कैसी है, जैसे कि वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वहाँ का फ्लोरा एंड फाना कैसा है, या लोकल उस गाँव की लोकल हिस्ट्री कैसी है, और यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। ये सारी चीज़ें फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी से बाद में सेंसस शुरू कर दिए गए, और हर 10 साल के बाद यहाँ पे सेंसस होने लगा, जिसमें से डिटेल रिकॉर्ड्स मिलने लगी सारी प्रोविंस से जो भी इंडिया के थे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कास्ट की, रिलीजन की, ऑक्यूपेशन की मिलने लगी। अब इन सारी चीज़ों को ब्रिटिशर्स नोट करते थे और फिर से इनको कहा अपने रिकॉर्ड रूम में रख लेते थे। कुछ अदर सर्वे किए गए, जैसे कि बोटानिकल सर्वे किए गए, जोलॉजिकल सर्वे किए गए, आर्कोलॉजिकल सर्वे किए गए, या एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज किए गए, फॉरेस्ट के सर्वे भी किए गए, और इन सब के रिकॉर्ड्स जो उन्होंने अपने रिकॉर्ड रूम में रख दिए। और वहाँ पे अब क्या होता है कि जो भी उनका न्यू ऑफिसर आता था वो इन रिकॉर्ड रूम की बुक को पढ़ता और उसे इंडिया को जानने का मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वो इन सारी किताबों से उसे अब सारी चीज़ें घूम घूम के जानने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो बुक्स पढ़ के इनको समझ सकता था। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब आप लोग अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इकोनॉमी की बुक्स पढ़ते हो तो आप अपनी इंडिया को अच्छी तरीके से अपने एक रूम में बैठ कर भी समझ सकते हो। तो इसी तरीके से ये वाली बुक्स उनके लिए काम करती थी, ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इन बुक्स को पढ़ा तो हिस्टोरियंस भी इन सारी चीज़ों को समझ पाए। आगे पढ़ते हैं कि ये रिकॉर्ड तो ठीक है, रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स ने बना दिए, लेकिन ये रिकॉर्ड्स कुछ बातों के बारे में कहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रिकॉर्ड्स में मेंशन ही नहीं की जाती थी। तो वो क्या थी, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो हमें कभी नहीं बताते थे कि पीपल्स कंट्री में क्या फील कर रहे हैं। जब भी हमें रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑफिसर क्या सोचा, उसने क्या पॉलिसी बनाई, क्या एग्रीमेंट किए, बट हमें ये तो कभी नहीं पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो पॉलिसी लेते थे, उसके बाद लोगों का उसके ऊपर क्या विचार होता था। वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगर हमें ये जानना है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे तो हमें चाहिए होंगे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बट अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो तो हमारे पास होंगे नहीं, वो जानने के लिए, वो उनको पढ़ने के लिए या वो ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ सोर्सेज है हमारे पास अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के भी। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड के क्या सोर्स है, जैसे कि लोगों की डायरी, जिन लोगों को डायरी लिखने का शौक था वो लोग अपने दिन की बातें लिखते थे, तो बाद में हिस्टोरियन के वो काम आई। जैसे कि जो पिलग्रिम्स पे लोग जाते थे, ट्रैवलर, आज के टाइम पे आपको व्लॉगर मिल जाएंगे, ब्लॉगर मिल जाएंगे। उस टाइम पे लोग अपने रिकॉर्ड लिख लेते थे कि कभी हम यात्रा पे गए, आज हमने ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, तो वो लिख लेते थे। कुछ लोगों को किताबें, अपनी बायोग्राफी लिखने की शौक थी, या कुछ की पर्सनैलिटी की बायोग्राफी लिख लेते थे, कुछ ऑटोबायोग्राफी लिख लेते थे। तो वो भी हमारे पास अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम उनसे जान सकते हैं लोगों की हालत कैसी थी उस टाइम पे।
या लोकल बाज़ार्स में जो बुकलेट्स आती थी, उस टाइम के न्यूज़पेपर या कुछ भी आइडियाज़ जो भी लीडर्स या रिफॉर्मर्स के होते थे, या कोई भी पोइट या नॉवेलिस्ट जो अपनी किताबें लिखते थे, हम उससे भी जान सकते हैं। जैसे कि एक फेमस पोइट है जिनके बारे में आपने सुना होगा, हमारे प्रेमचंद के बारे में। तो प्रेमचंद के जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो उस टाइम में हमें समझ आता है कि उस टाइम पे लोगों की हालत क्या रही होगी, उस टाइम पे गरीब लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे, तो हम उनकी किताबों से पता चल सकता है ईज़िली। साथ में हम देखेंगे कि इनकी जो लिमिटेशन, अनऑफिशियल रिकॉर्ड की क्या लिमिटेशंस थी। जैसे कि दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु आर लिटरेट। अब देखिए, अभी जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो वही लिखते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिनको लैंग्वेज आती थी लिखना। लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता चला फिर भी। फ्रॉम दीज वी कांट अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल या पीजेंट। जब हम इसे पढ़ते हैं, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ट्राइबल लोग या वो जो वर्कर लोग थे या जो पीजेंट लोग थे, जो माइंस में काम करते थे, जो पुअर थे या लोगों के घरों में काम करते थे, सड़कों पे रहने वाले लोग, उनके बारे में तो हम फिर भी नहीं जान पाए अभी तक भी। तो हिस्टोरियंस के पास, हिस्टोरियन से हिस्ट्री तो लिखी है, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन हमने हिस्ट्री में सिर्फ अमीर अमीर लोगों को ही पढ़ा, गरीबों को कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे पास तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ उनको पढ़ने के। तो ये हमारा चैप्टर फिर यहीं पे, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री में हिस्टोरियन के पास हमेशा इस चीज़ की कमी रही, इसलिए हम हिस्ट्री में हमेशा मेन इवेंट्स को पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे पास हिस्ट्री में डेट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास जो गरीब लोगों के रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है।